हेलो एंड वेलकम टू माय शो। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है कि खालदा ज़िया के साहबजादे जो 18 साल से बैरून मुल्क हैं, यूके में एग्ज़ाइल काट रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वो 25 दिसंबर को बांग्लादेश वापस जाएंगे और अपनी पार्टी को लीड करेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए, क्या ये वाकई बांग्लादेश को बचा सकते हैं या बांग्लादेश में की पॉलिटिक्स में कोई असर डाल सकते हैं, तो मेरे साथ दो मेहमान बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक राजन कोचर जी हैं जो मेजर जनरल हैं और वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट एनालिस्ट हैं और कई टीवी चैनल्स पे आपने इनको देखा होगा। उनके साथ मेरे साथ सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रोहित शर्मा जी जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है, बहुत थैंक यू, आपने वक्त निकाला। दीपू चंद्रा दास को जिंदा जलाने के बाद हम देख रहे हैं कि कलकत्ते में भी बहुत सख्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये। और मैंने देखा कई इंडिया के यूट्यूबर जो है वो कह रहे हैं बंगालियों को कि आप लोग निकल जाएं इंडिया से। मतलब पूरी नेशन को ही एक किस्म का जीनोफोबिक बयानियां हम देख रहे हैं कि बहुत इस वक्त चल रहा है, खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी में इंडिया में। लेकिन इसको अगर हम पर्सपेक्टिव में देखें तो ये यूं लगता है जैसे एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बांग्लादेश की सोसाइटी के जमात इस्लामी और दीगर जो रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स हैं उनको कोई पावर यूज कर रही है बांग्लादेश को डिस्टर्ब करने के लिए। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि रोहित शर्मा जी इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें, फिर मेजर जनरल साहब की तरफ चलते हैं। जी रोहित जी। सर, एक चीज, दो चीज है। एक तो वो हार्डी जिसका मर्डर हुआ था, स्टूडेंट लीडर, उसके भाई ने आज आके बोला कि ये मर्डर यूनुस ने करवाया, मोहम्मद यूनुस ने। अब ये एक बड़ा स्टेटमेंट है। मोहम्मद यूनुस ने क्यों करवाया? मोहम्मद यूनुस इतने दिन से बिना एक इलेक्शन लड़े प्राइम मिनिस्टर का काम कर रहे हैं। वैसे ऑन पेपर्स वो एडवाइजर हैं। एडवाइजर किसके, जब गवर्नमेंट ही नहीं है तो। लेकिन सोचने वाली बात है कि वो हार्डी कर क्या रहे हैं। वो हार्डी कर रहे हैं गड़बड़ पूरी। गड़बड़ मीन्स वो असलियत बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, जो कि शायद एक ऐसे कंट्री में, बांग्लादेश जैसे कंट्री में, वो बोलना अलाउड नहीं। उन्होंने बोला, साथ में जितने लोगों ने हादी को मारा था, सोचिए कि एक बहुत बड़ा मर्डर था जिसके बाद इतनी आगजनी हुई, इतना इतना अनरेस्ट फैला। उसके जो मर्डरर्स थे, मर्डर क्या बोलूं, मतलब एक्यूज थे, मर्डर तो बाद में बोलेंगे जब कोर्ट उनको बोलेगा, एक्यूज थे वो। एक्यूज को बेल दे दी गई 3 दिन में, 4 दिन में इन्वेस्टिगेशन भी हो गई। बेल कैसे दी गई, क्यों दी गई? ताकि इन्वेस्टिगेशन ना हो पाए, कि कोई मोहम्मद यूनुस का नाम ना ले ले, कोई जमात इस्लामी का नाम ना ले ले। बीएनपी ने कल ही बोला था कि इसको जमात ने मरवाया है, किसी ने सुना नहीं, क्योंकि इस्लाम के चश्मे से देखा जा रहा है सब कुछ। भाई जी, कोई कोई मुसलमान तो मार ही नहीं सकता ना, ये तो सारा काम काफिरों का होगा, ये सोच के चल रहे हैं पहले से ये चीज। अच्छा, उसके बाद एक और अटैक हुआ एक और स्टूडेंट लीडर पे, जिसे गोली लगी। ये सारे अटैक्स जो हो रहे हैं, ये बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने के लिए हो रहे हैं, ताकि इलेक्शंस डाल दिए जाएं। फरवरी में तो इलेक्शन है ना, 2 महीने बाद। तो अभी और 5-10 हो गए तो वो बोलेंगे नहीं नहीं, इलेक्शंस करने के लिए टाइम कंड्यूसिव नहीं है, इलेक्शन पोस्टपोन। तो ये आदमी और बैठा रहेगा। और ये अकेला नहीं कर रहा, इसके साथ जमात इस्लामी, इसके साथ पाकिस्तान और अमेरिका, सब है। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सबका मिशन क्या है। हाँ, मोहम्मद यूनुस को पता है कि नोबेल प्राइज मिल चुका, मैं अपना पैसा अच्छा मोटा कमा चुका हूँ ग्रामीण बैंक से, अब मेरे को प्राइम मिनिस्टर भी बन गया, प्राइम मिनिस्टर मतलब गवर्नमेंट का हेड बन गया। प्राइम मिनिस्टर अकेले नहीं, ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों का काम कर रहे हैं साहब। तो अगर दोनों का काम और कमा रहे हैं, भाई गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कुछ खरीदा जा रहा है, क्यों डिफेंस डील्स हो रही है इतनी सारी, कि डिफेंस डील में कमीशन मिलेगा। सिंपल। मैं तो चला जाऊंगा 1-1.5 साल में, या अभी तो इलेक्शन के तुरंत बाद चले जाना चाहिए, 2 महीने का टाइम है, या मैं 1.5 साल में चला जाऊंगा, तो उसका जो पैसा दूंगा उसका कमीशन आएगा। कमीशन लेके अपना अमेरिका बैठेंगे। कौन इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहता है जिसके पास खाने के लिए भी नहीं है? ये हर साल तो बाढ़ में डूब जाता है, इस कंट्री में कौन रहेगा? वो ये सोच रहे हैं, तो वो आपने भाग जिक्र किया जाएंगे। आपने जिक्र किया कि यूनुस जो है गालबन वो चाहते हैं कि इलेक्शन किसी तरह से ना हो, पोस्टपोन हो जाएं, जो भी।
तो यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि बीएनपी जो है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उन्होंने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मोहम्मद यूनुस को किसने ये इख्तियार दिया है कि वो लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी की जो है एग्रीमेंट्स करें। जनरल साहब, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अंदर कोई इरिवर्सिबल पॉलिसीज लेके आ रहे हैं? धन्यवाद डॉक्टर मिर्जा जी, आपने मुझे बुलाया अपने चैनल पर। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने यहाँ पे रेज किया है कि कोई भी एक इंटरिम होता है कि ही इज नॉट अ पॉपुलर इलेक्टेड लीडर, आपको ये इसको समझना पड़ेगा। तो व्हाट राइट हैज ही गॉट, उसके पास ये अख्तियार कहाँ से आ गया कि वो मेजर पॉलिसी डिसीशंस ले सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसका खुलासा करूं तो बांग्लादेश में अभी 18 इस महीने से ये मोहम्मद यूनुस पावर में है। तो इसने एक तो अपनी फॉरेन पॉलिसी का जो इसने बदलाव किया है, जिस हिसाब से आईएसआई के साथ लिंक्स एस्टेब्लिश किए हैं, डीजीआईएसआई को यहाँ पे बुलाया है, और जो 2 एयरपोर्ट्स हैं, मैं जो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक इसको बताना चाहता हूँ। कि रंगपुर में एक एयरपोर्ट है और एक और एयरबेस है रादर, जो कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, बिकॉज़ बांग्लादेश ने ज़रूरत नहीं समझी कि भारत की इंटरनेशनल बाउंड्री के क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में कोई भी ऐसा एयरबेस बनाया जाए, बिकॉज़ उसकी एक स्ट्रैटेजिक ज़रूरत नहीं थी। अब मोहम्मद यूनुस यहाँ पे ये डिसीजन लेता है कि उसको वहाँ पे आपका एयरबेस एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। आपको मैं एक एक स्पेसिफिक इनपुट ये देना चाहता हूँ कि जो भी इंटरिम लीडर होता है, जो इसको यहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन में लाया जाता है, उसका एक मैंडेट होता है। उसका मैंडेट ये होता है कि जो अंदर की सिचुएशन को, जो भी वहाँ पे अनरेस्ट है या उनके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसको स्टेबलाइज़ करे। फॉरेन पॉलिसी में दखल नहीं दे, बिकॉज़ फॉरेन पॉलिसी में वो बदलाव नहीं इस कर सकता है, बिकॉज़ उसकी मैंडेट में ये नहीं है। पर हमने देखा कि मोहम्मद यूनुस ने चाइना को बुलाया। आज चाइना के ऊपर अरबों डॉलर के इसने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। क्यों किए? जल्दबाजी क्या है इसको? क्या इसको जल्दबाजी? क्योंकि अगर मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट्स में डील किया है, और जैसे आपका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि क्या ये परमानेंट हो जाएगा? क्या इसको रिवर्स आप इसको कर सकते हैं? और मुझे लगता नहीं कि रिवर्स हो पाएगा। बिकॉज़ जब आप फॉरेन पॉलिसी में घुस जाते हैं और जब एक आपका एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑर्डर्स प्लेस करते हैं एक देश के ऊपर कि आपको वहाँ से हथियार चाहिए, तो आप उसको कैंसल नहीं कर सकते बाद में, बिकॉज़ उसका बहुत स्ट्रॉन्ग रिपरकशन होगा। वो वाला जो है वो आपको इसके लिए अकाउंटेबल ठहराएगा और आपके ऊपर इतनी हेवी पेनल्टीज़ लगाएगा कि शायद बांग्लादेश उस पैसे को नहीं दे पाएगा। तो संक्षेप में मैं ये इसको ज़िक्र अपना करना चाहता हूँ दैट मोहम्मद यूनुस हैज़ प्लेड आउटसाइड हिज़ मैंडेट। और वो किस लिए प्ले किया उसने आउटसाइड द मैंडेट? बिकॉज़ ही इज़ बीइंग डिक्टेटेड बाय समबडी टू प्ले आउटसाइड हिज़ मैंडेट। और इसीलिए आपने इसको देखा कि पाकिस्तान के जनरल्स की और डीजीआईएसआई की और बाकी लोगों की इतनी मूवमेंट हो रही है। और एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ये जो आपकी जो जमात-ए-इस्लामी जो आपका बांग्लादेश है, ये इसको रीसेलेक्ट किया है इसने। जितने भी डेज़िग्नेटेड टेररिस्ट थे,
हाँ 2009 के बाद सब इनके ठिकाने खत्म हो गए थे, अब वो फिर खुल जेल गए। में डाले गए, जेल में जी, डाले गए, उनको फांसियां दी इसमें गई। रिलीज कराया। सो बिल्कुल। आप इसको समझ सकते हैं कि ये एक इंटरिम, एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह हम्म, नहीं काम कर रहा है। ठीक, ये एक स्पेसिफिक एजेंडा की तरफ काम कर रहा है। ठीक और है। जो एक इंटरिम लीडर होता है वो इस टाइप की डिसीजंस नहीं लेता है। नहीं ले और सकते, वो ठीक। इसने डिसीजंस लिए। अब जैसे कि आपने जमात इस्लामी के जो भी फॉरेन फंड्स है आपने उनको अनफ्रीज कर दिया है। अब जो पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, लेट मी टेल यू। अभी मैं आपके चैनल पे हम एक अलग प्रोग्राम कर सकते हैं जिसमें मैं खुलासा आपको कर सकता हूँ कि कितना पैसा जमात इस्लामी में आ रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतना पैसा नहीं है। ऑलमोस्ट 60% जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज अपना पैसा इकट्ठा कर सकती हैं, वो आपका जमात इस्लामी के पास आ रहा है फॉरेन फंड्स के जरिए। और ये फॉरेन फंड्स कहाँ से आ रहे हैं इसका भी मैं खुलासा करूंगा। ठीक है। तो जब मैं आपको इस तरीके की चीज इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इतना पैसा एक पॉलिटिकल पार्टी में आ जाएगा, तो जब इलेक्शंस आएंगे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये लोग वोट खरीदेंगे। अब ये हाँ, इस हाँ। में हमेशा हुआ है ये। वोट्स हमेशा खरीदे गए हैं। जिसके पास परचेजिंग पावर होती है वो हमेशा वोट्स खरीदता है। और इसीलिए आपने जो स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन है मैं उसको कंक्लूड यहाँ पे करता हूँ कि ये अपने मैंडेट के बाहर खेल रहा है और इसका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है और एक बाहरी ताकत है जो इसको ये सब करवा रही है। हम देख रहे हैं कि 28 अक्टूबर को 3 बड़े फौजी जर्नैल आईएसआई के उन्होंने बांग्लादेश का विजिट किया फेक पासपोर्ट्स पे फेक नामों के साथ, और वो एंटर हुए बांग्लादेश में। इनमें नदीम अहमद, जनरल जनरल मोहम्मद नदीम तलहा और जनरल सऊद अहमद राव के नाम शामिल हैं। और ये आप देखें कि उसके बाद अजय डोवल जी की और बांग्लादेश के जो नेशनल सिक्योरिटी के हैं चीफ, उनकी दिल्ली में होती है मुलाकात। और 2 हफ्ते से भी कम अरसे में इस मुलाकात के बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान के सीनियर डिफेंस ऑफिशियल जो है वो बैक टू बैक विजिट करते हैं बांग्लादेश का। 6 दिसंबर को नेवी के कमांडर जियाउर रहमान आते हैं, वो कमांडेंट है पाकिस्तान के नेवल एकेडमी के। उनके साथ लेफ्टिनेंट कमांडर नोमान असलम और 2 कैडेट ऑफिसर्स भी आते हैं। पाकिस्तान जो है उसका जाहिर है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में तो एक एक्सपर्टीज मौजूद है। रोहित जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कौन बचाएगा बांग्लादेश? अब 25 तारीख को यानी कल जो है वो तारिक रहमान साहब जो है वापस आ रहे हैं बांग्लादेश। अच्छा, एक तो ये सवाल है कि उन्होंने ढाका क्यों नहीं उतर रहे, वो सिलेट में उतर रहे हैं। तो क्या ये कोई सिग्निफिकेंट बात है या ये सिर्फ फ्लाइटों के शेड्यूल की वजह से है? और दूसरा, क्या तारिक रहमान साहब will he be able to make a difference to Bangladesh politics? ये पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं, अगर ये बांग्लादेशियों को अपना मानते होते जी जी। तो ये 71 ही आता ही क्यों? इन हाँ, लोगों के सगे होते तो ये दोनों साथ ही थे ना, फिर अलग होने का क्या मतलब बनता था? अब अगर बांग्लादेशी को ये बात नहीं समझ में आ रही कि ये हमारे सगे नहीं है, तो वेट 10 साल रुक जाओ, 20 साल रुक जाओ, अपना पता चल जाएगा ये बांग्लादेश को कहां पर ले जाके मारेंगे। इन लोगों ने अफगानिस्तान को जहां बनाया है ना, अफगानिस्तान को जिस लेवल पे ले गए ना, ये बांग्लादेश को वहीं ले जाएंगे। तो बांग्लादेश इज द नेक्स्ट अफगानिस्तान। आप ये देखिए ना क्या सिचुएशन है आज। स्टूडेंट लीडर्स मारे जा रहे हैं, आगजनी हो रही है सड़क पे। क्या शेख हसीना के टाइम पैसा देखा गया था? इंडिया के साथ जो भी अलायंस में आता है, इंडिया उसको डेवलप करता है, इंडिया उसके पास हॉस्पिटल्स बनाता है। हमने अफगानिस्तान में बनाए हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, हमने अभी बन रहा मॉलडीव्स है, में अभी बनाए बन रहे इसलिए हैं, हम, अभी काम हो रहा है। है ना, हमने 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 मॉलडीव में बनाए हैं, हमने अफ्रीका में बनाए हैं, हमने बांग्लादेश में बनाए थे। हमने बांग्लादेश को बहुत डेवलपमेंट किया था। लेकिन अब बांग्लादेश में वो लोग ये सोचते हैं कि पाकिस्तान उनका सगा है, आमिर रजाकार, तो ये रजाकार हम देख लेंगे कब के। तो फैक्ट इज कि ये नहीं बचाने जा रहे हैं। बांग्लादेश इज ऑफ फॉर स्पिन। जो डेवलपमेंट थी वो सारी खत्म हो जाएगी जल्दी ही। अभी देखिए ना कितनी आगजनी हो रही है, क्या क्या जलाया जा रहा है। आप 10 साल रुक जाइए,
10 साल रुक जाइए, वो आलम होंगे कि एक बंगाली दूसरे बंगाली को मार रहा होगा। क्यों? Can Tariq Rahman spin the situation in favor of India or in favor of the common Bengali? क्या वो spin दे सकते हैं इस पूरे political जो scenario है इसको? Please, देखिए, concluding remarks, please, क्योंकि time की limit है या आप। एक चीज इस समय तो बांग्लादेश में वो एटमॉस्फेयर हो चुका है कि इंडिया के फेवर में कोई स्पिन नहीं हो, सीधे सीधे एटमॉस्फेयर बना हुआ है। जमाते इस्लामी घुसी हुई है, अमेरिका घुसा हुआ है। जैसे आपने बोला सिलहेट्स उतर रहे हैं, वो क्यों उतर रहे हैं? ताकि डिटेक्ट ना हो पाए। फ्लाइट शेड्यूल क्या होता है? ये इन सब बड़े लोगों के लिए फ्लाइट शेड्यूल होता है कोई? ये अपने प्लेन में जा सकते हैं, इनके पास इतने प्लेन है। और आर्मी चीफ, अभी अभी लीबिया वाले आर्मी चीफ की डेथ हुई, एक चार्टर जेट में थे। क्या पाकिस्तान इतना बेमंगा हो गया कि चार्टर जेट नहीं दे सकता अपने नेवी चीफ को? नो, ये सब इसलिए उतर रहे हैं कि इनका वहीं से वो सीधे कॉक्स बाजार एरिया चले जाएं, कहीं और चले जाएं, जहां इनको डिप्लॉयमेंट्स चाहिए वहां चले जाएं, दूसरा डिटेक्ट ना हो पाए। ये इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश के ढाका एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो खबर फैलेगी वो सिलेट एयरपोर्ट खाली पड़ा है, वो या बहुत ज्यादा एयरपोर्ट नहीं है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, वहां एक प्लेन लैंड किया, चुपके से निकाला। वो तो हमारी इंटेलिजेंस और हमारी एजेंसीज बहुत काबिल हैं, या दूसरी किसी एजेंसी ने देख के बताया है, ये आसान से पता चल गया। वरना तो ये लोग पूरा इससे पहले कितनी मीटिंग्स हुई है पता थोड़ी लग रहा था, ये सडनली थोड़ी हो गया। शेख हसीना का सत्ता उखड़ गई ऐसे थोड़ी हुआ, उससे पहले भी 10 वो रहे होंगे ना, 10 डेवलपमेंट्स रही होंगी, 10 लोग गए होंगे, तो वो सारे के सारे ये कल्मिनेट किया ही ऐसे। और इस समय तो जमात इतनी अंदर घुसी हुई है कि हम अभी तो कुछ नहीं कर सकते, अभी इसका कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, यही सवाल मैं चाहूंगा मेजर जनरल राजन जी से। क्या डू यू थिंक इट इज पॉसिबल फॉर बीएनपी अंडर द हेल्म ऑफ तारिक रहमान टू सेव बांग्लादेश? डॉक्टर अमजद जी, देखिए उसके पास टाइम कितना है। सी आई यू ऑलवेज एक टाइम एंड स्पेस, हम जब फौज में बात करते हैं, अगर कोई भी ऑपरेशन को अगर हमने इसको सक्सेसफुल अपना करना है, एंड दिस इज लाइक एन ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन में आपको टाइम एंड स्पेस का जो फैक्टर है वो आई थिंक नोबडी इज फैक्टरिंग इन। आज क्या डेट हो गई है? दिसंबर के हम ऑलमोस्ट एंड पे जा रहे हैं। इतना टाइम है इलेक्शंस के लिए? हार्डली एनीथिंग। मुझे लगता है कि ये जो तारिक रहमान है, ही हैज कम टू लेट, बिकॉज जो इसका जो टाइमिंग है, बिकॉज आप जानते हैं इलेक्शंस की पूरी जो एक मशीनरी है उसको गैल्वनाइज करना, और अगर आपने अपने एक लीडर को एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट उसको प्रोजेक्ट करना है, तो वो बाहर बैठे तो हो नहीं सकता है। एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बहुत जरूरत है, जब उसका जो आइडियोलॉजी, उसका व्यू पॉइंट, वो एक ग्रेटर बांग्लादेश को बनाना चाहता है, न्यू बांग्लादेश को बनाना चाहता है, उसकी उसकी विजन क्या है। बिकॉज जब तक लोग कन्विंस नहीं होंगे कि यही एक आदमी है जो हमको और हमारे देश को एक नई दिशा अपना दिखा सकता है, वो उसको वोट नहीं करेंगे। और खास तौर पे जब मोहम्मद यूनुस वहां पे बैठा हुआ है और वो पूरी अपनी मशीनरी लगा देगा कि बीएनपी को कम से कम अपना वोट मिले, और इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। तो जब मैं इसको बीएनपी को अपना इसको फैक्टर करने की कोशिश करता हूं, मैं एक्चुअली सोचता हूं कि तारिक रहमान इज कम अ बिट टू लेट। दूसरा, विद इन द बीएनपी शायद ही कुछ कर पाएगा, इन द सेंस के आज विद इन द बीएनपी ऑल्सो बहुत सारे फैक्शंस हैं, because Khalida Zia is not in a position to dictate the terms there because of her health conditions and things like that. तो एक डिनेस्टी रूल की बात हो रही है कि अगर वो नहीं तो अपना बेटा ही सही, तो बांग्लादेशी क्या इसको एक्सेप्ट करेंगे? बट विद इन द पार्टी शायद जो भी इधर उधर के फैक्शंस हैं, ये कोशिश करेगा कि उन फैक्शंस को इकट्ठा करने के लिए, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए आप जब एक इलेक्शन लड़ते हैं तो आपकी पार्टी आपकी एकजुट होती है, और आपके जो जितने भी फैक्शंस हैं वो इकट्ठे मिलके काम करते हैं। पर आज
बीएनपी की जो मैं खबर सुन रहा हूँ, जो मैं जर्नलिस्ट से बात करता हूँ बांग्लादेश में, उनमें भी फैक्शंस आ चुके हैं। तो पहला उसको टास्क होगा कि अभी बाहर के फैक्टर्स को तो छोड़ ही दीजिए, बिकॉज वोटर्स को इन्फ्लुएंस करना वगैरह, वो तो पहले तो अपनी पार्टी को ही मजबूत करने की कोशिश करेगा। और उसके पास टाइम कितना है, और ये जो आपका सिलेट में उतर रहा है या फलानी जगह उतर रहा है, इट हैज गॉट नो रेलेवेंस, बिकॉज बेसिकली वो लाइमलाइट पे नहीं, ढाका में उतरेगा तो वहां पे जो उसको मीडिया पब्लिसिटी वगैरह वो शायद वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है कि अब जो भी उसने मीटिंग्स करनी है और जो भी इम्पोर्टेंट एक कोलिशन बनाना है। देखिए, आज बीएनपी अकेले ही इलेक्शन को नहीं जीत पाएगा, उसको कोलिशंस बनाने की जरूरत पड़ेगी, उसको लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ने की उसको जरूरत पड़ेगी। तो पॉसिबली ही वांट्स टू डू इट अवे फ्रॉम द लाइमलाइट, के ऐसी कोई खबर मीडिया में लीक ना हो जाए कि जिसके साथ वो कोलिशन, बिकॉज ही विल बी मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल। तो अगर ढाका में उसको मिलेगा, उस एरिया में मिलेगा, तो शायद वो ज्यादा एक इसको ससेप्टेबल रहेगा इस चीज के लिए, बिकॉज इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। तो सिलेट एक ऐसी जगह है इसको जहां पे वो आराम से लोगों को एक्चुअली मिल पाएगा, सिक्योरिटी भी रहेगी। तो इसको मुझे लगता है कि अंडर द सर्कमस्टांसेस, ये मेरी इसको असेसमेंट है कि ये जो तारिक रहमान है, इसके चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं इस इलेक्शंस को टर्न अराउंड करने के लिए। और उसके पास इतना फंडिंग भी नहीं होगा, क्योंकि ये ऑपोजिशन में रहे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इनके पास कहाँ से फंड आएगा और कैसे ये इलेक्शंस को आगे लेके जाएंगे? बिकॉज आप जानते हैं कि भारत में भी जब इलेक्शंस होते हैं, फंड्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, तो इसको पैसों की जरूरत पड़ती है। तो जमात इस्लामी आई थिंक स्टैंड्स अ वेरी गुड चांस अगर इलेक्शंस होते हैं, और ये नेशनल सिटीजन्स पार्टी को भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एक कैंडिडेट को खत्म कर चुके हैं ऑलरेडी, और एक दहशत फैला रहे हैं इसको नेशनल सिटीजन्स पार्टी इंडिपेंडेंस के ऊपर। जैसे हादी को मारा, ही वाज ए इंडिपेंडेंट हु हैड अ वेरी मास फॉलोइंग। तो अगर हम इस पॉलिटिकल सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो जो सिनेरियो आ रहा है सामने, और अगर इलेक्शंस होते हैं, बिकॉज दैट इज आल्सो क्वेश्चन मार्क, अगर इलेक्शंस होते हैं तो उसमें आई थिंक जमात स्टैंड्स अ बेटर चांस। बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। और देखिए, इस सारी चीज के ताने बाने तो पाकिस्तान के साथ मिलते हैं। और आज ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि 1971 के बाद पाकिस्तान ने जो है वो क्राइसिस कंट्रोल करने की कोशिश की थी। 1900 मार्च में जो 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट था, बेसिकली वो क्राइसिस मैनेजमेंट था। उसके बाद वो मैनेज नहीं हुआ, बांग्लादेश बन गया। तो उसके बाद आज ये बात साबित होती है कि थ्रू आउट दीज ईयर्स, 50 से ज्यादा साल हो गए हैं, पाकिस्तान डैमेज कंट्रोल के साथ साथ री इन्फिल्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा मंसूबा इस्लामी जिहादिस्ट के जरिए, मॉस्क से के जरिए, मुल्लाओं के जरिए, और सबसे बढ़ के जमात इस्लामी के नेटवर्क के जरिए मुसलसल बांग्लादेश में काम करता रहा है। आज इस पूरी सिचुएशन को कैसे रिवर्स किया जाए? आतिशफशां पहाड़ फट चुका है, लावा बह रहा है, बांग्लादेश जल रहा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाजरीन, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आज का शो आपको कैसा लगा। इजाजत चाहता हूं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।